हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पी आर नॉलेज सेंटर। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज लाई हूँ मैं लेक्चर नंबर 19 घटना चक्र का। तो आज हम इसको करेंगे सामान्य विज्ञान का घटना चक्र। लेक्चर नंबर 19 1990 से लेकर 2023 तक के सारे प्रश्न पत्र इसमें इंक्लूड हैं। अगर आप UPPCS किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सारे PYQ मिलेंगे। उसके साथ ही UPSC और जितने भी स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं सबके PYQ विद एक्सप्लेनेशन और नोट्स मिलेंगे। तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कर लेंगे तो UPPCS के लिए 50% 60% तो तैयारी यहीं से हो जाएगी आपकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबके प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट देख लीजिए। आज हम करेंगे कोशिका के बारे में, जिसे बोलते हैं सेल। ठीक है। कोशिका जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इसमें प्रायः स्वतः जनन की क्षमता होती है। कोशिका सिद्धांत सेल थियरी इस किसी ने दिया था? स्लाइडेन स्वान ने दिया था नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया। जीवधारी में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक होते हैं जिनमें केंद्रक कला, केंद्रिका, कला युक्त कोशिकांग इत्यादि पाए जाते हैं। इनमें अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, परंतु इसमें हिस्टोन प्रोटीन संयुक्त नहीं होता है। इनमें राइबोसोम उपस्थित होता है। इस प्रकार की कोशिकाएं जीवाणु एवं नीलहरी शैवाल में पाई जाती है। मतलब प्रोकैरियोटिक में कौन से आएंगे? जीवाणु और नीलहरी शैवाल। यूकैरियोटिक की बात करें तो इसमें पूर्णतः विकसित केंद्रिका, कलायुक्त कोशिकांग इत्यादि उपस्थित होते हैं। इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। इस प्रकार की कोशिकाएं पेड़ पौधों, जंतुओं एवं कुछ शैवालों इत्यादि में पाई जाती हैं। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि इनकी कोशिका में बाह्य आवरण, जिसे कोशिका सेल वॉल कहते हैं, कहलाता है, जो हरे पौधे में मुख्यतः सेलुलोज से निर्मित होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इसके अलावा जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होता है, जो कि पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली की बात करें, वो क्या होता है? तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली है जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य को घेरे रहती है। रॉबर्टसन ने 1959 द्वारा प्रस्तुत अवधारणा के अनुसार कोशिका झिल्ली की बाहरी एवं भीतरी परतें प्रोटीन तथा मध्य परत किसकी बनी होती है? लिपिड द्वारा निर्मित होती है। वर्तमान में सिंगर एंड निकोलस द्वारा प्रस्तुत अवधारणा सर्वमान्य है। इसके अनुसार कोशिका झिल्ली में फास्फोलिपिड की 2 परतें पाई जाती हैं, जिनके बीच में कुछ प्रोटीन भी होता है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण अंतःप्रद्रवी, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक अंतःप्रद्रवी जालिका की कला में राइबोसोम लगे होते हैं, मतलब ऐसे रहता है वो, इसमें ऐसे राइबोसोम लगे होते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया एवं नीलहरी शैवाल को छोड़कर सभी सजीव पादप एवं कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए कलायुक्त कोशिकांग हैं। शोषण की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। शोषण करते हैं कहाँ पर? कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। शोषण से संबंधित प्राथमिक क्रियाएं कोशिका द्रव्य तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। अगला है चूंकि क्रिया के अंतिम चरण ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शोषणांग या पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट अणुओं को उत्पन्न करने वाला क्रेब्स साइकिल है। यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इस चक्र की खोज हैंस क्रैब ने 1937 में की थी। क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है, मतलब प्लांट में पाया जाता है, जिसमें पर्हरिम या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। यह वर्धक पत्तों के हरे रंग का कारण होता है। गोल्जी बॉडी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी उपकरण के नाम से ही जाना जाता है। इसका सर्वप्रथम अन्वेषण कैमिलो गोल्जी 1898 में किया था। इसके क्रियात्मक इकाई को सिटर्नी कहते हैं। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं। इनमें बहुत से जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जो अम्लीय माध्यम में कार्य करते हैं। ये एंजाइम लाइसोसोम की कला के फट जाने से बाहर आ जाते हैं तथा कोशिका के सभी घटकों को अपघटन द्वारा पचा डालते हैं। केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। एक कोशिका में प्राय एक केंद्रक होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में इसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। इसमें अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। इसका प्रमुख कार्य जीवों के पैतृक लक्षणों में संतानों में भेजना है, मतलब जेनेटिक कैरेक्टर भेजना है। डीएनए की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक स्मिसन ने 1869 में की थी। डीएनए का वो डबल हेलिकल मॉडल जेम्स एंड वाटसन फ्रांसिस क्रिक ने दिया। डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ है जो जीवों के लक्षणों को संकेत सूचनाओं को अगले संतानों तक ले जाता है। यह नाभिक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक कोशिकाओं में पाया जाता है। मनुष्य एक लिंगी प्राणी
है जिनमें गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है, जिसमें 44 XY पुरुषों का होता है और 44 XS जो होता है महिलाओं का होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो कोशिका डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया में भी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्रायस लघुतम स्वजीवी कोशिकाएं हैं, तो गलत है। और माइकोप्लाज्म की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है, नहीं फास्फोलिपिड की बनती है। अगला है विषाणु समवायराइड से एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं, तो ये सही है। अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच समान अंतर के बारे में सही है? तो कौन सा सही है? तो पादप कोशिका में सेलुलोज कोशिका भित्ति होती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में वे नहीं होती है, सही है। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है, जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में होती है, गलत है। दोनों में होती है। परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बृहद रसायन होती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में अनेक छोटी रसायनियां होती हैं, ये सही है। तो 1 और 3 सही है। नेक्स्ट है पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो वह कोशिका भित्ति होती है पादप में और जंतु में नहीं होती है। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो सेलुलोज की कोशिका भित्ति। जब कोशिका को कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। और निम्न में से कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, वो लिपिड और प्रोटीन दोनों की बनी होती है। नेक्स्ट है प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन सिंथेसिस में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है? तो अंतःप्राद्रव्य जालिका और राइबोसोम की। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं, क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस। हमारे हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है? तो वह है क्रेब्स साइकिल के थ्रू होता है। अब आनुवांशिकता पढ़ेंगे, जेनेटिक्स। सजीवों के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत ट्रांसफर होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? आनुवांशिकी लक्षण कहते हैं। आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अर्थात प्रसारित होने को हेरिडिटरी कहते हैं। आनुवांशिक की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। ये ऑस्ट्रिया देश के ब्रोन नामक शहर में पादरी थे। इन्हें आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। इन्होंने मटर के पौधे में 7 लक्षणों की तुलनात्मक विभिन्नताओं की वंशागतिकीय संकरण के लिए तथा उनका विस्तृत अध्ययन किया। इनके प्रयोग से संबंधित निम्नलिखित नियम क्या है? पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जीवों में आनुवंशिक लक्षण क्रोमोसोम द्वारा संतानों में ले जाए जाते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम नाम सर्वप्रथम वाल्डेयर ने 1888 में प्रस्तुत किया था। क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की बनी ऐसी अति सूक्ष्म संरचना जो आनुवंशिक लक्षणों का धारण कर उसका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती है, उनको जीन्स कहते हैं। जीन जीवों के शरीर में आनुवंशिकीय मूलभूत इकाई है। सामान्यतः किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र की संख्या निश्चित या स्थिर रहती है। गुणसूत्र की संख्या आयु वजन के साथ परिवर्तित नहीं होती है। किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम जीनोम कहलाता है। जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक प्रक्रियात्मक संगठन जीनोम चित्रण कहलाता है। तो प्लवमान जीन या जंपिंग जीन जिसे बोलते हैं, बरबरा मैक्लिंटॉक ने किया था इसकी खोज। इस खोज के लिए उन्हें चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और ये सब डीएनए में पाए जाने वाले पदार्थ हैं। जीव कोशिका में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, एक डीएनए होता है, दूसरा आरएनए होता है। तो प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड 3 अणुओं से मिलकर बना होता है। तो जैसे जो डीएनए है ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं, मतलब तभी न्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए आरएनए बनाते हैं। तो नाइट्रोजन बेस तो न्यूक्लियोटाइड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक नाइट्रोजनी बेस जिसमें प्यूरीन एवं पिरिमिडीन होता है, दूसरा पेंटोस शुगर होता है, तीसरा फॉस्फेट होता है। प्यूरीन बेस में क्या होता है? एडेनिन तथा ग्वानिन होता है। डीएनए और आरएनए दोनों समान होते हैं। पिरिमिडीन बेस में आरएनए में साइटोसिन तथा यूरेसिल, जबकि डीएनए में साइटोसिन तथा थायमिन होता है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस तथा आरएनए में राइबोस शर्करा होती है। तो ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवंशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक कौन है? तो है जी.जे. मेंडल। आनुवंशिक विज्ञान का जनक, सेम क्वेश्चन रिपीटेड अगेन, मेंडल। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशानुगत नियमों को प्रतिपादित करने के लिए किस जीवधारी का उपयोग किया था? उन्होंने गार्डन पी मटर के पेड़ का। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो लैंगिक प्रजनन पर। जीनोम चित्रण
इससे संबंध है किससे? जीन्स का चित्रण। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? तो उसको जीन कहते हैं। जीन क्या है? डीएनए का एक भाग है। जेनेटिक कोड की विशेषताएं क्या होती है? ये प्रायः सार्वत्रिक होते हैं और ये 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है जो 20 अमीनो अम्ल की संगत में होते हैं। यह अनतिव्यायी और गैर अस्पष्ट और कोमार रहित होता है। इनमें एक प्रारंभन तथा एक समापन कोड होता है। तो सभी के सभी ऑप्शन सही है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। इसको बोलते हैं उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं किसके द्वारा? क्रोमोसोम द्वारा। जीव कोशिका में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो डीएनए उत्तरदायी है। डीएनए की निम्नलिखित में से किस विशेषता ने उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक सूचना संग्रह करने और प्रेषण करने के लिए अद्वितीय रूप से उपयुक्त बनाया है? तो वह है टू स्ट्रैंड की पूरकता। ऐसे से होता है ना डीएनए। लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? तो वह होता है जीन के सम्मिश्रण बैंडिंग से, क्रोमोसोम में बदलाव से और जीन के मिश्रण से और तभी तभी से होता है। ऑप्शन डी। गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत दिया था किसने? सूटन एवं बाओरी ने। जीन अणु डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? तो जेम्स वाटसन एंड क्रिक ने। जेम्स वाटसन तथा फ्रांसीसी क्रिक का संबंध किससे है? तो उनका संबंध डीएनए की संरचना से है। डीएनए के डबल हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रतिपादित किया? तो वाटसन एंड क्रिक ने। नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जेम्स वी वाटसन को किस कार्यक्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाना जाता है? तो आनुवंशिकी के लिए। डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना किसके द्वारा दी गई? तो वो दी गई थी वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। डीएनए की खोज किसने की? तो इनकी खोज वाटसन एंड क्रिक ने की। ठीक है। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो उनको किया गया प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया गया था, खुराना ने किया था। और प्लावमान जीन, जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किया था बरबरा मैकलिंटॉक ने। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं है? एडेनिसिन, टायरोसिन। तो टायरोसिन नहीं है, एडेनिसिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थायमिन होता है। ठीक है। अगला डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, उसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबोस। राइबोजाइम्स होते हैं आरएनए। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या स्थिर रहती है, 46 होता है ना, 46। इनमें से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। इनमें लिंग निर्धारण परिवर्तित ताप से होता है। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं 46। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र के जोड़े कहते हैं 23 जोड़े होते हैं। मानव संतान में लिंग निर्धारण में स्त्रियों की प्रमुख भूमिका होती है। स्त्री में 2 यक्ष गुणसूत्र होते हैं। ये होगा पहला तो सही है, दूसरा गलत है। मानव संतान में लिंग के निर्धारण में स्त्रियों की कोई भूमिका नहीं होती बल्कि पुरुषों की होती है, क्योंकि स्त्रियों में सेम पाए जाते हैं और पुरुषों में डिफरेंट। पुरुष जीन संगठन होता है किसकी वजह से? XY की वजह से। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो पुरुष का Y और स्त्री का X। अगर लिखित व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में से कौन-कौन व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का खतरा है? कार्बन 14 समस्थानिक का उपयोग करके अनुसंधान करने वाले, एक्स-रे तकनीक, कोयला खनन, रंगरेज और रंगसाज। तो इसमें दिक्कत होगी एक्स-रे वालों की, क्योंकि ये किरणें जीन के मैनिपुलेट कर सकती हैं। नेक्स्ट है जैव उर्वरक। तो जैव बायो फर्टिलाइजर सूक्ष्म जीव व जीवाणु से युक्त खाद है। इस खाद में मौजूद लाभकारी सूक्ष्म जीव वायुमंडल में विद्यमान नाइट्रोजन को उपजाऊ को उपलब्ध कराते हैं। मिट्टी में मौजूद घुलनशील फास्फोरस को जल में घुलनशील बनाकर पौधों को उपलब्ध कराने में कार्य करते हैं। वैज्ञानिक प्रयोग द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि जैविक खाद के प्रयोग से 30-40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर भूमि की प्राप्त हो जाती है तथा उपज का 10 से 20% तक बढ़ जाता है। फास्फोबैक्टीरिया तथा माइकोराइजा नामक जैव उर्वरक के उपयोग से फास्फोरस की उपलब्धता 20 से 30% बढ़ोतरी होती है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो किया जाता है एजोला का और नीली हरित तवाल का। तो ऑप्शन होगा सी, अल्फाल्फा नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन-कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं? नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर का चुनाव करिए। तो कौन सा होता है? एजोला, नील हरित तवाल, अल्फाल्फा, नाइट्रोलिन। तो सभी होते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? तो होता है नील हरित अजोला और राइबोजोबियम सब। निम्नलिखित में कौन सा जैव उर्वरक स्रोत है? तो वह है एजोला। निम्न में से कौन सा एक जैविक उर्वरक है? तो एजोला जैविक उर्वरक है। पशुओं में विशेषतः दुधारू गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक क्या होता है? एजोला होता है। और निम्नलिखित में से सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो नील हरित शैवाल जैव उर्वरक क्रायोसोपा माहो नियंत्रण और बायो 902 सरसों का कायक्लोन और एजोबैक्टर जैव कीटनाशक नहीं है। एजोबैक्टर एक जीवाणु है। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण में संबंधित है? तो वह है नीला हरा शैवाल। निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग की जाती है? तो की जाती है धान के खेतों में। नील हरित शैवाल का उपयोग नाइट्रोजन आपूर्ति हेतु किया जा सकता है। किसमें? धान में। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नील हरित शैवाल धान के खेत में होता है, राइजोबियम लेगुमिनस प्लांट में, एजोबैक्टर गेहूं में और एजोला मक्का में नहीं होता है। एजोला एनाबीना नॉस्टाक नील हरित शैवाल आदि धान की फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ावा देते हैं। निम्न के साथ मिलाने में से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है। किसको मिलने? नील हरित शैवाल को मिलाने पर एजोला खाद का काम करता है। एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी सहचारी कौन है? नील हरित शैवाल। एजोला एक जलीय फर्न है, पौधा फर्न वाला जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है वह है एजोला। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में होता है? तो होता है साइनोबैक्टीरिया। और निम्नलिखित में से कौन फास्फेटिक जैव उर्वरक है? तो वह है वेस्कुकुलर, अर्बुस्कुलर और माइकोराइजा। खेती में बायोचार का क्या उपयोग है? तो बायोचार ऊर्ध्वाधर खेती में वृद्धिकर माध्यम से अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगीकरण सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह वृद्धिकर माध्यम की जल धारण क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है। तो ऑप्शन हो गया डी। निम्नलिखित में से कौन कथन कंपोस्ट संदर्भ में सही नहीं है? तो इसमें जैव निम्नीकरण कचरे का अपघट्य इकट्ठे में होता है। इनमें कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं। गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को कृषि में धीमा कर देते हैं। तो यह था सी। फसलोत्पादन में नाइट्रोजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जाती है। तो उर्वरक की मात्रा के बराबर बार-बार प्रयोग से नाइट्रोजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा, नाइट्रोजन धीरे धीरे छोड़ने वाले उर्वरक के प्रयोग द्वारा, तो सभी के द्वारा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? तो करते हैं दालों के साथ। निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन यौगीकरण पादप है? तो अल्फाल्फा और चौलाई और चना और तिपतिया घास और कुल्पा पालक ये सब है। तो इसमें चना नहीं है, बाकी सब है। तो ऑप्शन हो गया डी। तो नेक्स्ट है इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो वह है धान। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन सी है? तो वह राइजोबियम जैपोनिकम। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। निम्नलिखित में से किस जंतु को भूमि का कृषक कहा जाता है? वो कहा जाता है केचुआ। किसानों का मित्र भी कहा जाता है। मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान, कंकाल व मांसपेशियों तंत्र। तो कंकाल व मांसपेशियों तंत्र मानव सहित सभी कशेरुकियों की आकृति प्रदान करती है तथा शरीर को सहारा, दृढ़ता व गति प्रदान करने में सहायक होती है। मानव कंकाल तंत्र मुख्यतः दो भागों में बटा होता है, एक बाह्य कंकाल, दूसरा अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल के अंतर्गत बाल, रोम, नाखून आदि आते हैं। अंतः कंकाल के अंतर्गत भीतर का अस्थि पंजर आता है। तो अंतः कंकाल मुख्यतः दो भागों में बटा होता है, अच्छी कंकाल और उपांगी कंकाल। वयस्क मानव में 206 अस्थियां पाई जाती हैं जो कि कंकाल तंत्र का निर्माण करती हैं। कंकाल के अच्छी तथा उपांगी भागों में अस्थियों की संख्या पृथक होती है। अच्छी भाग में 80 होती है और उपांगी भागों में 126 अस्थियां होती हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन? स्टेपीज है जो मनुष्य को कान में पाई जाती है, जबकि सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो जांघ में पाई जाती है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी? 29 हड्डियां हैं। इनमें से 8 मस्तिष्क के चारों ओर मस्तिष्क खोल अर्थात कपाल में बनाती हैं। शेष हड्डियों में 14 हड्डी चेहरे का कंकाल बनाती हैं तथा शेष 6 मध्य कड़ों में कड़ अस्थियां होती हैं। हाइओइड नामक एक और अस्थि मैंडिबल तथा कंठ के बीच जीवा के बीच स्थित रहती है। और मनुष्य का कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी में 26, शिशुओं में 33
छोटी-छोटी हड्डियों की बनी होती हैं, जिन्हें कशेरुकी कहते हैं, वर्टिब्रेट भी कहते हैं। और गर्दन का पहला कशेरुक एटलस कशेरुक कहलाता है, जो गर्दन को साधे रहता है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या 12 जोड़ी अर्थात 24 होती है। प्रत्येक पसली वक्ष के सामने और उरोच्ची से तथा पीछे की ओर बच्छी कशेरुकियों से संचित रहती है। सभी पसलियां मिलकर एक बेलनाकार पिंजरा बनाती हैं, जिनमें फेफड़े, हृदय व अन्य अंतरांग स्थित होते हैं। मानव शरीर विशेष प्रकार के ऊतकों, अंग तथा तंत्रों में व्यवस्थित रहते हैं। 200 प्रकार की खरबों कोशिकाओं का बना होता है। इन सबके सम्मिलित कार्यकी के फलस्वरूप शरीर का अस्तित्व बना रहता है। हमारे शरीर का 50-70% भाग जल होता है। जीव जंतुओं एवं अन्य अधिकांश पदार्थ जल में घुले रहते हैं। इस प्रकार कोशिकीय द्रव्य, ऊतक द्रव्य, रुधिर, प्लाज्मा, मूत्र, स्वेद आदि का आधारभूत तरल जल ही होता है। मानव शरीर में 6 तत्व पाए जाते हैं। एक ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। मानव शरीर के बाहर का 65% ऑक्सीजन है, 18.5% कार्बन है और 9.5% हाइड्रोजन है और है 3.2% नाइट्रोजन और 1.5% है कैल्शियम और 1% है फास्फोरस। मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कैल्शियम फास्फोरस है। शल्य क्रिया क्या होती है? आर्थ्रोप्लास्टी, कूल्हे से जोड़ का प्रतिपादन और अर्थराइटिस या अन्य कारणों में निष्क्रिय हो चुके जोड़ों का प्रतिस्थापन या पुनर्संयोजन इस क्रिया में भाग लेता है। लिगामेंट वह संयोजी ऊतक है जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। कंडरा मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है। नाखून बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है, जो कि अल्फा कीरेटिन के बने होते हैं। मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा निर्मित होते हैं, जिनमें रक्त का संचरण नहीं होता है। यही कारण है कि इन्हें काटे जाने पर दर्द का आभास नहीं होता है। और चलिए हम क्वेश्चन करेंगे हम। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है किसका? जल का बना होता है। और मानव शरीर में होता है क्या? लगभग 70% पानी। और एक वयस्क मानव शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो 65% लगभग। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वह है ऑक्सीजन। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? कैल्शियम इसमें से। और मानव शरीर में किस तत्व की प्रतिशत सबसे अधिक होती है प्रतिशतता? तो ऑक्सीजन की होती है। वयस्क मानव में होता है 206 हड्डियां। नेक्स्ट है मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या कितनी है? 206 है। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है, वह ऊपर इनमें से कोई नहीं, 206 होती है। और निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो वह स्टेपीज कान में पाई जाती है। हमारे शरीर की लघुतम हड्डी, छोटी हड्डी मतलब कौन सी? कान में पाई जाती है, स्टेपीज। मानव की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो मानव खोपड़ी में 28-29 हड्डियां होती हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम फास्फेट। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े होते हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है कैसी? वो खोखली होती है। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? तो वह है कूल्हे के जोड़ के प्रतिस्थापन। और प्रत्यस्थ ऊतक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं स्नायु लिगामेंट। दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। और नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून में मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं, जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होती है। हेयर जिस प्रोटीन का बना होता है उसे क्या कहते हैं? केराटिन कहते हैं। मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केराटिन पाया जाता है। और अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो होती कैल्शियम और फास्फोरस की। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक है? तो है आयोडीन। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत 2 बार आते हैं। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? तो वह है दंतवल्क, इनेमल जिसे बोलते हैं। और मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? तो जबड़े में पाई जाती हैं। और है ब्रेस्ट बोन। ब्रेस्ट बोन को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं स्टर्नम। और जत्रु कॉलर बोन को कॉलर बोन होता है क्लेविकल। और नी कैप को बोलते हैं नी कैप होता है पैटेला। और जो शोल्डर ब्लेड होता है स्कैपुला। ऑप्शन हो गया डी, याद कर लीजिए इसको। 2 बार क्वेश्चन पूछा कि आईएएस हो सकता है, यूपीएससी पूछ ले। ठीक है।
नेक्स्ट है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। विभिन्न भौतिक रासायनिक क्रियाओं एंजाइमों की सहायता से भोज्य पदार्थ को सरल छोटे व घुलनशील अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है। मतलब छोटे पदार्थों को बड़े पदार्थों को छोटे पदार्थों में तोड़कर पचाना। भोजन करने पचाने होते हुए पदार्थों का अवशोषण करके इन्हें रुधिर में पहुंचाने तथा निरर्थक पदार्थ को मल के रूप में परित्याग करने में शामिल सभी अंग पाचन तंत्र कहलाते हैं। तो पाचन तंत्र में पहला अंग क्या भाग लेता है? आहार नाल, जिसकी लंबाई होती है 8 से 10 मीटर तक। मुख ग्राहन कोशिकाएं, जिसे बको फायरिंजियल कैविटी कहते हैं। ग्रास नली, ओसोफेगस और स्टोमक और इंटेस्टाइन होते हैं। लार का स्राव लार ग्रंथियों द्वारा होता है। यह हल्की अम्ल होती है जिसका पीएच मान 6.8 होता है तथा इसमें लगभग 99.5% जल होता है। मनुष्य के मुख गुहा में लगभग 1.5 लीटर तक लार का स्राव प्रतिदिन होता है। लार भोजन को गीला करके तथा उससे लुगदी बनाने में सहायक होती है, जिसे उसे आसानी से निकला जा सके। लार में टाइलिन होता है, स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है तथा लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी होता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होते हैं। एमाइलेज की बात करें, एमाइलेज एंजाइम है। यह लार ग्रंथियों में तथा अग्नाशय द्वारा किया जाता है। भोजन में उपस्थित स्टार्च को अपघटन कर माल्टोज में परिवर्तित करता है। बाद में ग्लूकोज अणु में टूट जाते हैं। यकृत की बात करें तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। ये उदर गुहा में पाई जाती है। इसका रंग गहरा भूरा होता है, लाल भूरे रंग का होता है। इसका वजन 1.5 किलोग्राम होता है। ये अनेक क्रियाओं का संपादन करता है। इसकी कुछ क्रियाएं पित्त का उत्पादन, ग्लाइकोजोनोसिस क्रिया द्वारा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तन, रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीनों का उत्पादन, रक्त अमीनो अम्ल का विनियमन, विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना अर्थात यूरिया का संश्लेषण करना आदि है। बाइल पित्त की बात करें तो पित्त पीले, हरे तथा हरे नीले रंग का क्षारी 7.6 और 8.6 तरल होता है। इसका भंडारण पित्ताशय में होता है। मानव में प्रतिदिन लगभग 800 से 1000 मिली पित्त का स्राव होता है। पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, फिर भी ये लिपिड्स के पाचन एवं शोषण में सहायक होते हैं। यह वसा का पायसीकरण अर्थात इमल्सीकरण करता है। ये देख लीजिए, ये जीभ है, मुख है, मुख में लार टायरिन एंजाइम और लार एमाइलेज है। और ग्रास नली भोजन अमाशय तक ले जाया जाता है, मतलब इस भोजन खाएंगे फिर आएगा। ये पेट है आपका, अमाशय। ये अमाशय में आएगा। इसमें पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन पाचन होता है और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। फिर ये जाता है छोटी आंत में जहाँ कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, वसा का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है, पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण होता है। फिर ये जाता है बड़ी आंत में, ये जो नीचे दी गई है। तो बड़ी आंत की लंबाई छोटी होती है, ये छोटी आंत की लंबाई बड़ी होती है, याद रखिएगा। इसमें जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत में, फिर ये मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है यहाँ से। फिर ये है अपेंडिक्स, अपेंडिक्स ये है। फिर अग्नाशय, यहाँ से पित्ता अग्नाशय है। अग्नाशय में क्या होता है? अग्नाशय में अग्नाशयी रस होता है। और पित्ताशय, पित्ताशय यहाँ पर लीवर से लगा हुआ, यहाँ पर लगा होता है ऐसे। बस इमल्सीकरण, पित्त का भंडारण, पित्त का उत्पादन, ग्लाइकोजेनेसिस और यूरिया का संश्लेषण करता है। फिर लिपिड के रूप में, चलिए पूरा तो समझा दिया, क्वेश्चन करेंगे हम। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो होता है छोटी आंत में। कड़वाहट के लिए भोजन जीभ का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? तो वह संवेदित क्षेत्र है पीछे का भाग। जीभ का अग्र छोर मीठे, पश्च भाग कड़वे तथा पार्श्व किनारे खट्टे तथा अग्र छोर एवं किनारे नमकीन स्वादों का अनुभव करते हैं। मनुष्य की मुख्य गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट का। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो स्टार्च के। और निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? तो वह स्टार्च। स्टार्च को जल अपघटन में ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो एमाइलेज है। मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है, तो दूसरा गलत है और तीसरा सही है। नेक्स्ट है एंजाइम एक है। एंजाइम बायो उत्प्रेरक है। एंजाइम मूलतः क्या है? तो प्रोटीन का बना होता है। अधिकतर एंजाइम होते हैं प्रोटीन, और एंजाइम है क्या? प्रोटीन है। और जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया तेज करने में उत्तरदायी कौन होता है? तो रासायनिक क्रिया को तेज करने में एंजाइम भूमिका निभाते हैं। एंजाइम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? वे जैव उत्प्रेरक हैं। वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। दोनों के दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने पर प्रेरित करता है? तो वह है जाइमेज। यहाँ पर देख लीजिए। अगला है निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत करता है? तो यकृत यूरिया की उत्पत्ति करता है। लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है? तो लिपिड का पाचन होता है
पित्त अम्ल में और लाइपेज में, पेप्सिन में नहीं होता है, तो ऑप्शन हो गया सी। फिर एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या है, तो लाइपेज का स्रोत अग्नाशय है। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है, तो गैस्ट्रिन पाचक एंजाइम नहीं है। और मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है, तो अमाशय में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्ल में विघटित करता है, तो है पेप्सिन। नेक्स्ट है, हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है, मतलब छोटी आंत में। अग्न्याशय में प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम को क्षुद्रांत से जोड़ा जाता है, तो ये सही है। लेकिन आहार में सभी प्रोटीन का पाचन यहाँ पर होता है, गलत है, तो ऑप्शन हो गया मतलब डी। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन है, ट्रिप्सिन है। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होते हैं, तो वृदांत से होते हैं, मतलब बड़ी याद से। मानव शरीर में क्षुद्रांग के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा ह्रासमान क्रम है, तो पहले शेषान, मध्याह्न, फिर ग्रहणी होता है। तो मानव शरीर में सेलुलोज के पाचन में असक्षम और मानव शरीर सेलुलोज पाचन में सक्षम है, और मानव शरीर में स्टार्च अपघटन एंजाइम डायस्टेज विद्यमान रहता है, तो दोनों सही हैं, लेकिन एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं कर रहे हैं। एंजाइम तथा उनके कार्य हैं। अम्लीय फास्फेट क्या काम करता है, तो क्या करना है, अच्छा देखना है कौन सा गड़बड़ है, मतलब जोड़े, सही जोड़े का चयन करना है। तो अम्लीय फास्फेट और इक्सिलिचिकुलार डीएनए को विशेष स्थलों पर काटने के लिए होता है, तो ये सही है, बाकी सब गलत है। तो यहाँ पर है, पढ़ लीजिए। इसमें मिलान करना है। टायलिन किस में पाया जाता है, टायलिन जो है वो स्टार्च को पचाता है। पेप्सिन पेप्सिन जो है प्रोटीन को पचाता है। रेनिन रेनिन जो होता है वो रक्त में एंटियोटेंसिजेंस को एंटियोजेंसिन में बदलता है। और ऑक्सीटोसिन क्या है, ऑक्सीटोसिन जो है ये है पेशियों को सिकुड़ने में प्रेरित करता है, तो ऑप्शन हो गया ए। ये पढ़ लीजिए। और ये भी मिलान करना है। विटामिन प्रोटीन, पेप्सिन क्या है, प्रोटीन है, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। और विटामिन क्या है, विटामिन जो है कैरोटीन विटामिन है, केराटिन जो है एंजाइम है। एक मिनट, प्रोटीन जो है केराटिन है, विटामिन कैरोटीन है, और एंजाइम पेप्सिन है, हार्मोन से है टेस्टोस्टेरोन। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है, तो बनता है ग्लूकोज। मानव शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है कहाँ पर, नेक्स्ट है, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है, तो करता है वसा का। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वह है लीवर। और मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, सेम क्वेश्चन, लीवर। किस अंग से पित्त का संचय किस में होता है, तो पित्त का संचय होता है पित्ताशय में। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, तो यकृत में होता है। निम्न पर विचार कीजिए। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसका एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है, इसके रस का पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, तो यह अग्नाशय है। सामान्य मानव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एसिड की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणियों से सेक्रेटिन उत्पन्न होता है। वसीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांग से एंटेरोग्लिसरॉल उत्पन्न होता है, तो वह है पहला दूसरा सही है। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में विटामिन एवं पोषण के बारे में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।